मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों जीरो ऑर्डर के बाद मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये होता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इसका 1 है, यानी कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट्स है जिनका रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या है, ओनली 1, क्योंकि आपका क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देन अब हम क्या निकालते हैं, इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आप निकालने के लिए कि इसकी ये कैसे हम निकालते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए आप ये देखिए कि ए से बी बन रहा है, पहले मैंने आपको बताया है t इज इक्वल टू 0 है तो उस पर कंसंट्रेशन C0, स्टार्टिंग में आपका B0 है कि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। देन t इज इक्वल टू t, तो अगर टाइम t होता है बच्चों तो इसकी कंसंट्रेशन Ct हो गई, और इसकी हम मान ले x है, x या Bt, मतलब आफ्टर टाइम t इसकी कंसंट्रेशन s। अब Ct क्या होगा कि स्टार्टिंग में से जो आपका C0 है, C0 में से कुछ पार्ट क्या होगा, x बना दिया, तो इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, Ct इज इक्वल टू C0 माइनस x। अब दो तरीके से लिखते हैं आपको, रेट ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, और एक आपका डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये आपका क्या है, डिफरेंशियल रेट लॉ, तो dA by dt, या इसको हम dC भी लिख सकते हैं, dC फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, C इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन R इज इक्वल टू K C की पावर अप, क्योंकि 1 है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम 1 मान रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हैं बच्चों, तो K भी क्या होगा, A इज इक्वल टू 1 होगा। देन आप क्या करिए, इस DC बाई दोनों का, ये दोनों को क्या करिए, R के इक्वल कर दीजिए, R के इक्वल कर दीजिए, तो ये dC बाई dt देखिए इज इक्वल टू KC, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपके क्या है, इंटीग्रेशन का है, ठीक है। तो C वाले टर्म को, जो कि आपका ये है C, इसको क्या करिए एक साथ ही ले आइए, जो आपके वेरिएबल्स है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और ये dt को क्या करेंगे, इधर ले, जब हम किसी को वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट और देन लोअर लिमिट लेते हैं। कि स्टार्टिंग में हमारा क्या था, C0 था, देन आफ्टर Ct है, टाइम 0 था, और देन आपका ये क्या है, t है। अब जब भी आप dC dx बाय x को इंटीग्रेट करोगे तो वो आपका ये ln है। बच्चों कंफ्यूज मत, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये i लिखा हुआ है, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज in? इंटीग्रेटेड फॉर्म? नो, ln, इट इज ln, इसका हो गया ln C0 टू Ct, और k dt का मैंने dt का बता रहा है कि इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली t आएगा 0 टू t। अब ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और t का 0 है, तो अगर आप t माइनस 0 करोगे तो वो आपका t आएगा, जो मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है। अब ln Ct को उधर आप ले जाइए, इस वाले टर्म को, क्योंकि हम इसको लाइन की इक्वेशन में क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में हम इसको उसके फॉर्म में लिखेंगे, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके 3 इक्वेशंस बनेंगे, मैं आपको 3 ग्राफ समझाऊंगी बच्चों। y की जगह ln Ct, x एक्सिस की जगह आपका क्या आ जाएगा, टाइम, ये देखिए x की वैल्यू, देन आपका ये क्या है, इंटरसेप्ट आपका क्या आएगा, ln CO, और स्लोप आपका क्या आएगा, स्लोप आपका ये k जो है इसे हम कहते हैं स्लोप। अब ये देखिए क्या है कि सपोज हम ये क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन में आप t इज इक्वल टू 0 रख दो, अगर t इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो Ct है वो क्या हो जाएगा, CO के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ln C0, ये स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन हो गई, स्लोप क्या हो गया आपका माइनस के। और इस पॉइंट को आप देखो, इस पॉइंट को आप देखोगे तो यहाँ जो x की वैल्यू है, जो आपकी ये जो Ct है y एक्सिस की, इस पे कोई इसकी कंसंट्रेशन है नहीं, पहले ही पता चल रहा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो आपके इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू k बाय ln CO, ये इधर चला जाएगा, तो k अपॉन ln 0 ये आती है। वैसे वेरिएबल कोऑर्डिनेट पूछते हैं, मैं सारे बच्चों को ये पता होगा, लेकिन आपको बस ये फ्लॉप समझ में आ जाए, ग्राफ समझ में आ जाए कि क्या करते हैं, हम टाइम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है, और ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है, देखिए डिक्रीज कर रहा है। दूसरा क्या करते हैं, जब हम ln को हटाते हैं, कन्वर्ट करते हैं log 10 बेस पे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 2.30 log 10, यहाँ पे भी क्या करोगे आप kt, और इस पे भी क्या जाएगा 2.30 log। अब इसको डिवाइड कर दो 2.303 से, तो ये तो कट जाएगा, इसके नीचे 2.30 आ जाएगा। देन अब फिर इस पे ग्राफ प्लॉट करो, तो फिर y पे log 10 Ct हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया t, ये आपका क्या हो गया स्लोप। देन इस पॉइंट पे वही जो मैंने बता रखा है कि अगर आप स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 कर दो तो ये Ct जो कंसंट्रेशन है वो इसके इक्वल हो जाएगी, और फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये देखिए, ठीक है, फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अब दूसरे समय हम इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम कर दे ln को log e में कन्वर्ट कर देते हैं, log e में कन्वर्ट कर दे तो
log E बेस ले ले, 10 की जगह E बेस ले ले। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर इसे हम E बेस मान ले तो इसकी पावर में log E, और हम log में हम माइनस को डिवाइड में लिखते हैं और प्लस को किस में लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो माइनस है तो अपॉन में हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, e टू द पावर माइनस के टी। अब e टू द पावर a log e, x की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, x की, तो e log e की टू पावर सी टी अपॉन सी जीरो किसके बराबर हो जाएगी, इसके x के बराबर। देन ये इसको आप सी टी इज इक्वल टू सी जीरो ई की पावर माइनस के टी लिख सकते हो। अब ये आपका टाइम है, इधर ये कंसंट्रेशन है, फिर वही इसकी वैल्यू जीरो। अब ये क्या है, इनिशियल। अब इस ग्राफ में क्या है, देखिए ग्राफ डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर आप के की वैल्यू, अगर इस के टी की वैल्यू यानी की इन्फिनिटी कर दो, इन्फिनिटी कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी ये भी आपका डिकेइंग ग्राफ है और इनफाइनाइट तक डिक्रीज कर रहा है। बस इसका लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि आपकी इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन की नहीं है, ये क्या है, डिक्रीइंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ है बच्चों। तो इसको आप समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। स्टूडेंट्स बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड रह गया था। अब हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए ये इक्वेशन मैंने बता रखी थी आपको, फिर से मैं नोट्स में आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये देखो ln ct माइनस ln जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी, यही मैंने इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी है। और ln co, और इसको क्या करो बच्चों, इधर ले जाओ और के टी को इधर ले जाओ। तो ये देखो ln co माइनस ln ct इज इक्वल टू के टी। इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन, k इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। देन आप क्या करते हो, लॉग में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था कि अगर माइनस होता है तो उसको हम डिवाइड में लिखते हैं, और प्लस होता है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो ln c जीरो डिवाइडेड बाई सी टी इज इक्वल टू के टी। ln को जब log 10 बेस में करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन 2.303 log ln इज कन्वर्टेड इनटू log बेस 10 एंड पुटिंग द वैल्यू 2.303, देन द इक्वेशन इज 2.303 log 10 c0 बाई सी टी इज इक्वल टू के टी। देन हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, यानी आपका जो टाइम है वो टी हाफ हो गया और कंसंट्रेशन भी इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट हाफ हो जाएगी। देन आप ये वाली इक्वेशन ले लो, अभी इसे इसमें पुट करके देखो ताकि आपको इजी रहे कैलकुलेशन में। 2.30 वाली मत लो, फिर मैं अभी बताती हूँ। सी जीरो और सी टी क्या हो गया, ये देखो सी जीरो बाई टू के, और टी क्या हो गया, टी हाफ हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि टी हाफ आप क्या कर सकते हो, टी हाफ, और ये देखो ध्यान से इसमें कंफ्यूज मत हो, ये आपका क्या है, देखो ln, यहाँ देखो ln co बाई टू, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू के टी हाफ। अब यहाँ पे मैंने ये लिख रखा, तो आपको टी हाफ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ln 2। ये हम क्या, यहाँ पे मैंने ई इसलिए लिखा कि अभी ये बेस ई है, कोई बेस ना हो तो हम इसे क्या कहते हैं, ई बेस है। तो ये 2 और ये के आपका क्या आ जाएगा नीचे, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। अब क्या करोगे आप, ln को फिर आपने चेंज किया 2.303 log 10, और ये 2 आपका आ जाएगा, ये 2 बच्चों ऐसे है, ई की ई बेस में है ई, और आपका ये नोट्स में सही कलर, ये डिवाइडेड बाय के जो हमने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। log 2 की वैल्यू बेटा फिक्स है, ये आपको 2 और 3 की आप याद कर लोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771 के टी हाफ। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो टी हाफ, इस इक्वेशन से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू के की वैल्यू अगर दे दी गई तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं बच्चों। या आप लर्न कर लो सबकी रेट की, टी हाफ की, फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो की क्या होगी, ये आप लर्न कर लो। देन बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर आपका पूरा खत्म हो गया। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल समझा दे रही हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इफ़ यू हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन टेल टू मी at the time of beta class. You all are present at the class time. Be sincere बच्चों. Then for a chemical reaction A to B, rate constant आपका दिया है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये आप याद कर लो, ये आप याद कर लो कि अगर यूनिट निकालनी K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n T इनवर्स, ठीक है, ये याद कर लो। अब ये देखो यहाँ पे ये यूनिट दी हुई है मोल माइनस मोल लीटर, इसको ऐसे कर सकते हो आप -2, अगर लीटर को नीचे ले आओ आप करके कंसंट्रेशन टू द पावर -2 और टाइम इनवर्स, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो आपकी क्या है रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये, और ये इक्वल कर दो, करके देखो मोल
लीटर -2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टी इनवर्स। यहाँ पे भी आपका क्या है, टी इनवर्स टाइम, ये कैंसिल हो गया। तो कंसंट्रेशन तो 1, ये भी कंसंट्रेशन है, इसको कंसंट्रेशन है, तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 1 + 2, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गई, 3। क्लियर, क्लियर है ये, एक बार आप देख के देखो, क्लियर है ये। देन अब आपका क्या है, chemical reaction X to Y, it is formed that rate of the reaction increased by 2.25 times when concentration of X increased by 1.5 times order with respect to N। अब हम ये क्या करते हैं कि आपकी रेट का इक्वेशन है R = K X, ठीक है, और इसकी पावर n, मतलब इसके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें निकालना है। इनिशियल रेट हम बच्चों देख ले तो R1 = हम इनिशियल मान लें कि KC1n है इसकी पावर। अब क्या है कि जब कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर रही तो रेट आपका क्या हो जा रहा है, 2.25 R1 की जगह पुट कर दोगे, क्लियर है, कंसंट्रेशन भी इतनी इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, देखो ये देन आपका ये, अब 2.25 इज इक्वल टू 1.5 n, या आप देखोगे तो 1.5 का स्क्वायर है कि नहीं है, 1.5 का स्क्वायर, दोनों बेस अगर सेम हो तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। इज दैट क्लियर बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नेक्स्ट में आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगी। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा आपका, 2 होगा। अब इससे हम कैसे k की वैल्यू और टाइम पीरियड निकालेंगे, उसके लिए आप ये देखो, सेम बच्चों वही है कि n इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2 है। अब a ये b में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन c 0 है, स्टार्टिंग में b की 0 है, टाइम t पे कंसंट्रेशन हो गई Ct एंड टाइम t पे b बन गया है, तो उसे हम bt कह लें, या मान लें कि x फॉर्म हुआ है। अब C0 में से x ने बना दिया b को, तो कितने रिमेनिंग आपके जो कंसंट्रेशन रहेगी, फाइनल कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं, C0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड Ct इज द फाइनल कंसंट्रेशन। देन फाइनल कंसंट्रेशन निकालने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका कंसंट्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाद में बताऊंगी, पहले आप डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो। डिफरेंशियल रेट लॉ मैंने बता दिया, इन द टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, dc/dt, जहाँ पे आपका रिएक्टेंट a है तो आप इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R = K, ये C आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ पे A है, तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ बच्चों कि आपको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को क्या करेंगे, आप दोनों ही रेट है तो इक्वल कर देंगे। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है कि ऑर्डर आपका 2 है, ठीक है। अब ये dc/dt इज इक्वल टू kc², आप क्या करोगे, आप dc वाले टर्म नीचे ले आओ और k dt इस साइड कर दो। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, बच्चों आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन का मार्क्स निशान लगाओगे, या लोअर लिमिट लिखोगे, अपर लिमिट लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू आपके क्या है, वेरिएबल्स है। स्टार्टिंग आपका C0 है इनिशियल, फाइनल Ct है, देन इज लोअर लिमिट दैट इज अपर लिमिट। अब क्या होता है, ये आप क्या करोगे, dc/c² है, dc/c² है, तो इसके लिए देखिए आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला कि x² अगर dx आपका होता है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये क्या करोगे, पहले तो ये आपका क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो c-2 हो जाएगा और dc हो जाएगा। इस माइनस को आप क्या देखिए बच्चों, बाहर ले आए हो, इसको ऊपर ले जाओ, इससे बाहर है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, x² dx के फॉर्म में, c² dc के फॉर्म में। तो जो x है आपका यानी c है, इसकी पावर n यहाँ पे क्या है, -2 है, -2 + 1 डिवाइडेड बाय n+1, -2 + 1, और k आपको पता है कि dt का t 0 से t, तो 0 आप पुट करोगे नहीं तो kt आ जाएगा। अब अगर आप कुछ -2 + 1 करोगे तो c की पावर -1, नीचे आपका क्या आएगा, -1, लोअर लिमिट देन अपर लिमिट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। c माइनस को हम 1/c लिख सकते हैं। Clear? Is that clear? If you have facing any problem, then tell to me. I can explain what is integration and what is differentiation. You can see here integration. Then put in the value of from this equation. Then final equation is 1/c, c0, ct, then kt. फिर आपको मैंने कहा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू kt।
अब इन द फॉर्म ऑफ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k Ct माइनस C0 है बच्चों। इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉग इक्वेशन। अब नेक्स्ट है आपका हाफ लाइफ, ये बहुत ही इजी है। आप ये इंटीग्रेशन वाली अपनी इक्वेशन लिख लो, T की जगह क्या करोगे हाफ, यानी जब आपका टाइम हाफ हो जाता है तो कंसंट्रेशन भी आपकी हाफ हो जाती है। इस इक्वेशन में Ct की जगह C0/2 कर दिया, यहाँ T हाफ कर दिया, ये 2 क्या हुआ बच्चों ऊपर चला गया। अब ये 2 में से माइनस करोगे तो आपका 1/C0k आएगा। अब यहाँ से देखो कि T और हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो 2 हाफ क्या होगा, T हाफ आपका डिक्रीज करेगा। अब आप ये कहोगे कि हमें 0 मिला, फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, हम इसकी और कैसे याद करें हाफ लाइफ पीरियड। तो इन जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/C0 की पावर n-1। अगर आप यहाँ पे n 0 रख दो, 1 रख दो तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी जो उसमें आपकी T हाफ है, आप देखना फर्स्ट ऑर्डर की आपकी T हाफ की क्या थी, T हाफ इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाय K। C यानी है ही नहीं है, नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे 2 रख दो, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा C0 और C0। बच्चों मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको बताया हुआ था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या होती है। यहाँ पे देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब कि ये होती है कि जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करती है। ये नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, फ्रैक्शन, लेकिन आपकी मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं होती और ना ही फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी बच्चों क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी रिएक्शन में। ये क्या है, थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली आप देखोगे कि कितने, मतलब ये देखिए कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिएक्शंस में, ठीक है। और ये जो ऑर्डर क्या है, मैंने आपको बता रहा कि ये कई स्टेप में होती है, मल्टी स्टेप में रिएक्शंस होती हैं कि एक स्टेप में हो, लेकिन जो स्लो स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आपको मैंने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और क्या है कि आपको बता रखा था देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब समझते हैं, सूडो मतलब फॉल्स। आपको देखने में मतलब क्या है कि ये लगेगी कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर ना होकर ये क्या होती है आपकी फर्स्ट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये कैसे होती है बच्चों, ये देखो कि सूडो मतलब फॉल्स है। अब ये क्या है कि अगर आप एसिड, ये क्या है एथिल एसीटेट लोगे तो इससे एसिटिक एसिड अगर एथिल अल्कोहल बनेगा। वाटर है, वाटर की एक्टिविटी को हम क्या मान लेते हैं कि ये 1 है। अब क्या है कि 1 लिमिटिंग रिएक्शन पता है कि अगर आप 1 लोगे एसिटिक क्या है एथिल एसीटेट तो इससे 1 आपका 1 मोल ही एसिटिक एसिड बनेगा और 1 मोल ही क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए T इज इक्वल टू 0 है तो इस पर हम समझ लें इसकी 0.01 मोल कंसंट्रेशन है, इसकी 10 ml, लेकिन हमें 1 मोल से इसके एक मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो 10 एक इसमें क्या है कि 1 मोल से देखिए वाटर भी एक ही लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब देखिए 1 ही होगा, 1 ही है आपका बच्चों। तो बाकी तो आप 10 में से 0.01 माइनस भी करोगे तो क्या होगा, 0.09 बचेगा। तो वो क्या होगा कि नेगलेक्ट ही है, समझ लीजिए। तो सूडो का मतलब होता है कि बच्चों ये लगती है कि आपकी है सेकेंड ऑर्डर, लेकिन होती है ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर होती है ये आपकी, ठीक है। अब आपको क्या है कि अब आपको मैं बताऊंगी कि अब ये देखिए क्या है कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी, इसमें आप देखो कि मॉलिक्यूलरिटी आपको क्या है 2 होगी। 2 कहने का मतलब ये है कि एक आपका एथिल एसीटेट और वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो वो क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन पर सिर्फ एथिल एसीटेट का ही इफेक्ट पड़ रहा है। अ रिएक्शन विच इज़ नॉट फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो बच्चों, विच इज़ नॉट फर्स्ट ऑर्डर reaction naturally but make first order by increasing or decreasing its concentration of one of the other reactant is known as the first order reaction। pseudo first order reaction मतलब ये क्या कि देखने में इसकी मोलिकुलरिटी 2 है और लगती है कि होनी चाहिए आपकी सेकंड, लेकिन होती है क्या फर्स्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पे क्या है, ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन मैंने आपको बता रखा है कि जो आपकी रेट होती है, रेट अगर आप रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन के देखिए यहाँ पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मैंने क्या है आपके नोट्स में देखिए लिख रखा है, ठीक है। R इज इक्वल टू, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी।
देखिए इसमें लिखा हुआ है। अब क्या है कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट बच्चों कहने का मतलब है कि आपकी तीन ही फेज होती हैं। एक आपकी क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन तीनों फेज में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन किस में अधिक होगी? देखिए गैस में सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम। मतलब अब आराम से पॉसिबिलिटी है कि वो रिएक्शन करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में बच्चों क्या हो जाएगा, सॉलिड में तो एकदम स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जिससे कि उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्डिंग यानी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का बहुत ही पॉसिबिलिटी कम होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं आपका कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट हम देखेंगे तो गैस में सबसे ज़्यादा होगी रेट ऑफ द रिएक्शन, और आप बात करोगे लिक्विड की तो लिक्विड में जो है उससे कम, देन सॉलिड में उससे कम हो। अब ये देखो बच्चों दो तरीके के फेजेस होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस आप समझते हो कि अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो, सेम फेज में, मतलब अगर रिएक्टेंट भी सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड होना चाहिए। तो अगर सेम फेज में है, कोई भी चीज़ अगर सेम फेज में होती है तो उस पर क्या होता है कि जो आपका जो अट्रैक्शन है, कहने का मतलब है कि अगर सेम फेज की बात करोगे, सेम फेज में बच्चों क्या होता है कि जो आपका कोलिजन होता है, कोलिजन क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, टकराते हैं, टकरा कर ही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेम फेज अगर होगा तो कोलिजन क्या होगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर सेम फेज में ना हो, मतलब आपका रिएक्टेंट अगर सॉलिड है, प्रोडक्ट अगर गैस बना है, तो सेम फॉर्म में नहीं है, डिफरेंट है, तो उसमें उतना ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि होमोजीनियस में ज़्यादा होगा। आपका जितना होमोजीनियस में प्रोडक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी उतनी आपकी हेट्रोजीनियस में नहीं होगी। और आप बात करते हो नेचर की, केमिकल नेचर की बात कर लो कि अगर कोई चीज़ स्टेबल है, जैसे आपका क्या नोबल गैस है, नोबल गैस स्टेबल है, कॉन्ट्रिगेशन एकदम स्टेबल है, तो वो क्यों पार्टिसिपेट करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन में, ठीक है। सो इसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी वो नथिंग के बराबर होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे कम होती है आपकी नोबल गैस की, क्योंकि उसमें क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, और वो क्या होती है, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती हैं रिएक्शंस में, तो वो क्या हो गई आपकी, कम होगी उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन। अब सरफेस एरिया, अगर आप कुछ एरिया समझते हो ना कि अगर क्षेत्रफल, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है बच्चों तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी। बात करो आप, जैसे बात करो, अब दवाई खाते हो, कोई भी दवाई खा लो, अगर आप उसको सीधी खा लोगे और अगर उसको क्रश करके डालोगे तो क्रश करने पर क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो जब उसका खाओगे तो उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब उसकी जो रिएक्शन की पावर है बॉडी के अंदर, वो जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू कि आप उसे क्रश नहीं करोगे। फिर आपका क्या होता है, आप ये देख लो, अगर आप जैसे कि आप अर्थ क्रस्ट होगा उसमें से आप जैसे आप लकड़ी जलाते हो तो बुरादा समझते हो ना, अगर सॉलिड लकड़ी को जलाओ, बुरादे को जलाओ, तो बुरादा देखो जल्दी जलेगा, समझ लो, क्योंकि बुरादे का क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। इज दैट्स क्लियर बच्चों। देन फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने आपको कहा था कि कैटलिस्ट करते क्या करते हैं, किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, बट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये देखो। अब आपको क्या चाहिए कि ये जो कैटलिस्ट है इसको आर्हीनेस की इक्वेशन में बताऊंगी, उस टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो आपके कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को देखिए कम कर रहे हैं, देखिए ये स्लोप पहले ज़्यादा है और ये कर्व क्या है, कम हो गया। अब कैसे होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि एक तरीके की रिक्वायर्ड एनर्जी है कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। अब ये देखिए आप बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये समझिए ये एक एनर्जी बैरियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पहुँचना होगा तो स्टूडेंट देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। ये क्यों होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट्स द, ये देखो बच्चों ये बता रखा है मैंने, कन्वर्ट्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब कैसे होती है कि ये अगर सपोज ये एनर्जी बैरियर है, ठीक है, ये आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पहुँचना है, तो आपको इसको क्रॉस करना होगा। इसको क्रॉस करने के लिए क्या, या आप इस एनर्जी बैरियर से होकर के जाओगे, तो ये इतनी एनर्जी आपको चाहिए ना, इतनी एनर्जी रिक्वायर है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने की। वैसे ही आपका क्या, देखिए ये रिएक्टेंट है,
ये यहाँ तक प्रोडक्ट जाएगा, ये है आपका एनर्जी बैरियर। लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट आ जाता है वो इस एनर्जी बैरियर को क्या करता है, मतलब एनर्जी को कम कर देता है। जब एनर्जी को कम कर देगा तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करो, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देखिए आपस में कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है कि ये आपकी क्या होगी, ये क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, ये क्या हो, डिक्रीज़ कर जाएगी। ये पहले अगर ये डिक्रीज़ कर गई तो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो आपको मैंने क्या है बता रखा है कि ये अब ये इक्वेशन मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कि कैसे आपका ये जो आर्हेनियस ने इक्वेशन दे रखी थी बच्चों, वो कैसे फॉलो करता है। ठीक है,